सो हेलो पीपल, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो लेक्चर ऑफ अल्लाह फिजिक्स। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जिसका ये है लेक्चर नंबर 4। और इस लेक्चर में हम यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में बात करने वाले हैं। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट। नाउ डायमेंशनल एनालिसिस के टोटल 3 यूजेस हैं। पहला है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन, सेकेंड है टू स्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज, एंड थर्ड है टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन यूनिट्स ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटीज इन टू डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ना पढ़कर तो ये सब समझ में आने वाले नहीं है, हम एक एक करके क्या करते हैं, तीनों को समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे ये वाला फर्स्ट वाला, डेट इज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। नाउ फर्स्ट वाला जैसा आपको पता है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि ये फिजिकल इक्वेशन क्या है, फिजिकल इक्वेशन किसे कहते हैं। तो जो भी इक्वेशन जिसके अंदर हम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को यूज करते हैं उसे हम बोलेंगे फिजिकल इक्वेशन। लाइक अगर मैं आपको ऐसे बोलूँ v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। सो यहाँ पर v एक फिजिकल क्वांटिटी है, u एक फिजिकल क्वांटिटी है, ए एंड टी एक फिजिकल क्वांटिटी है। मतलब यहाँ पर हम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी का यूज करके एक इक्वेशन बना रहे हैं। यहाँ पे ये हमने एक इक्वेशन बना दिया है, ठीक है। सो इसको मैं बोलूँगा फिजिकल इक्वेशन। अगर मैं इजी टर्म में बात करने जाऊँ तो सिंपली आप जो भी फॉर्मूलेस पढ़ते हो ना फिजिक्स में, वो सारे फॉर्मूलेस को मैं क्या बोल सकता हूँ, फिजिकल इक्वेशन बोल सकता हूँ, ठीक है। नाउ अब ये फिजिकल इक्वेशन जो है, ये जो फॉर्मूला आपको मिलते हैं फिजिक्स में, जितने भी फॉर्मूले आपको मिलते हैं वो सारे फॉर्मूले करेक्ट है कि नहीं, ये आप चेक कर सकते हो डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू। नाउ ये चेक करने के लिए एक मेथड का यूज किया जाता है जिसका नाम है प्रिंसिपल, क्या बोलेंगे उस मेथड को, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्लियर रहेगा क्या, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्लियर है सब लोग को, ओके। सो ये प्रिंसिपल का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी कोई भी फिजिकल इक्वेशन करेक्ट है या नहीं, ठीक है। जैसे कि अभी इसी इक्वेशन की हम बात करते हैं। ये इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। चलो चेक करते हैं करेक्ट है कि नहीं, बट इसके लिए हमें क्या करना होगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी देखना होगा ना। व्हाट इज प्रिंसिपल होमोजेनिटी, तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वो कहता है कि आपके पास कोई भी फिजिकल इक्वेशन है ना, तो जो फिजिकल इक्वेशन है उसके जितने भी टर्म्स होंगे उन टर्म्स का डायमेंशन सेम होगा। ध्यान से समझो इस बात को। आपके पास कोई भी फिजिकल इक्वेशन हो सकता है, ठीक है। अब वो फिजिकल इक्वेशन में जितने भी टर्म्स हैं वो टर्म्स का जो डायमेंशन आप निकालोगे वो डायमेंशन हमेशा सेम होता है। यही कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। जैसे कि यहाँ पे ये एक फिजिकल इक्वेशन है। अब ये फिजिकल इक्वेशन में कितने टर्म है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस इक्वेशन में कितने टर्म है तो आप क्या बोलोगे। तो देखो सबसे पहला तो लेफ्ट साइड में आप देखोगे एक टर्म है, ये है ना v, और राइट साइड में अगर आप देखो तो आपको टोटल 2 टर्म दिखेंगे, एक ये टर्म और ये दोनों साथ में टर्म, ठीक है। ये दोनों देखो प्लस साइन से क्या है, सेपरेट है, ठीक है। सो ये यहाँ पे फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म और ये आपका थर्ड टर्म, ठीक है। सो यहाँ पे टोटल कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स है। नाउ हम देखेंगे अगर ये तीनों टर्म्स का, ये तीनों के तीनों टर्म्स का अगर डायमेंशन सेम हुआ तो मतलब ये वाला जो इक्वेशन है, ये वाला जो फिजिकल इक्वेशन है, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को सेटिस्फाई करता है। और जो भी इक्वेशन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को सेटिस्फाई करेगा वो इक्वेशन करेक्ट होगा। क्लियर है क्या, तो जो चेक करते ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को। नाउ एक एक टर्म का हम लोग क्या कर लेते हैं, डायमेंशन निकाल लेते हैं। सबसे पहला टर्म है यहाँ पे v, हम पहले इसका डायमेंशन निकालेंगे, फिर है u, फिर हम उसका डायमेंशन निकालेंगे और फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, ए टी का डायमेंशन निकालेंगे, ठीक है। सो डायमेंशन निकालने के लिए आपके पास 2 फॉर्मूलेज है। अगर आपको नहीं पता डायमेंशन कैसे निकाला जाता है तो इससे पहले हमने डायमेंशन के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को देख लो तो आपको डायमेंशन कैसे निकालते हैं ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो मैं अभी फिलहाल होप करता हूँ कि आपको आता है डायमेंशन कैसे निकाला जाता है। सो आपको पता होगा डायमेंशन निकालने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है फॉर्मूले से और एक होता है एसआई यूनिट से या कोई भी यूनिट से, ठीक है। सो फिलहाल मैं इजीली यूनिट से निकाल रहा हूँ। देखो वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। सो मीटर यानी कि लेंथ और सेकेंड यानी कि टाइम। सो इसका डायमेंशन होता है L1 m0 और t-1। तो अगर मैं बोलूँ कि ये वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है तो आप बोलोगे L1 m0 t-1।
ना अब यही डायमेंशन ना सबका आना चाहिए, हर एक टर्म का सेम डायमेंशन होना चाहिए। चलो चेक करते हैं। ये यू क्या है? यू तो सर इनिशियल वेलोसिटी है तो वेलोसिटी ना, तो इसका भी क्या होगा यूनिट मीटर पर सेकेंड ही होगा। आप समझ गए, आप मीटर पर सेकेंड है, सबको सेम रहेगा। इसका भी डायमेंशन क्या आ जाएगा? इसका भी डायमेंशन क्या आ जाएगा? L1 m0 t -1। क्लियर रहेगा ना? ये AT को देखो, AT क्या है? AT के अंदर दो चीज़ें, एक तो एक्सेलरेशन, एक टाइम है। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट बोलो, एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट या कोई भी यूनिट लो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, इनटू ये टाइम है, टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड होता है। ठीक है, सो 1 सेकेंड से 1 सेकेंड कट गया और नीचे क्या बचा? मीटर अपॉन 1 सेकेंड बचा। देखो ये भी मीटर पर सेकेंड हो गया, तो समझ गए आप, इसका भी यूनिट क्या आने वाला है? सेम ही आने वाला है। लेंथ है अपॉन सेकेंड का टाइम है, ऊपर जाएगा तो L1 m0 t -1। m0 की वाला समझ रहे हो ना, क्योंकि यहाँ पे m है ही नहीं है तो हम m को 0 ही बोलेंगे। सो यहाँ पे AT का डायमेंशन भी क्या है? AT का डायमेंशन है L1 m0 t -1। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे तीनों टर्म्स का जो डायमेंशन है वो डायमेंशन सेम आ रहा है, और हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही कहता है अगर तीनों टर्म्स के डायमेंशन सेम है तो मतलब ये जो इक्वेशन है आपके पास वो क्या होगा? करेक्ट होगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे हम लोग किसी भी फिजिकल इक्वेशन का करेक्टनेस चेक करते हैं बाय डायमेंशन। कौन से प्रिंसिपल का यूज किया जाता है इसके लिए यूज किया जाता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का। ठीक है, नाउ आप और भी बहुत सारे फिजिकल इक्वेशंस हैं उसके करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने S = UT + ½ AT² सुना होगा, आप उसे चेक कर सकते हैं, या आप कोई भी दूसरे इक्वेशन को आप क्या कर सकते हैं? फिजिकल इक्वेशन को चेक कर सकते हैं। नाउ अब हम क्या करेंगे? हम दूसरे यूजेस की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, सो ये हम बात करने जा रहे हैं दूसरा यूजेस, दैट इज टू स्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज। नाउ हम ना कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में ना रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हैं। नाउ रिलेशनशिप से मेरा मतलब है कि जो भी दो फिजिकल क्वांटिटी हम यहाँ पे कंसिडर करने जा रहे हैं वो दो फिजिकल क्वांटिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, या कैसा है? समझ में आ रहा है? नाउ अब 11th में आप हो तो मैं आपसे ये तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन मालूम है। ठीक है, नहीं पता है फिर भी एक बार बता दूं, सपोज मेरे पास एक क्वांटिटी A है और एक क्वांटिटी B है, तो अगर A के इंक्रीज होने से B भी इंक्रीज हो जाए तो मैं बोलूँगा A जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा B के, और अगर A के इंक्रीज होने से B डिक्रीज हो जाए या फिर A के डिक्रीज होने से B इंक्रीज हो जाए तो ऐसे टाइम पे बोलूँगा कि जो A और B का रिलेशन है वो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर रहेगा? नाउ हम ये चीज़ तो फाइंड कर ही सकते हैं इस मेथड से, डायमेंशन के थ्रू हम ये चीज़ तो फाइंड कर ही सकते हैं। साथ में एक बोनस भी है, बोनस ये है कि ये B के ऊपर पावर क्या रहेगा आप वो भी फाइंड कर सकते हो। जैसे आपने अगर क्लास 10th में ग्रेविटेशन चैप्टर में शायद यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में ये पढ़ा होगा कि जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर में। करेक्ट, ये आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे दो फिजिकल क्वांटिटीज है, एक है फोर्स और एक है रेडियस, तो ये दोनों का रिलेशन कैसा है? तो ये दोनों का रिलेशन है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये तो पता है, बट ये जो आर है ना, इस आर के ऊपर स्क्वायर भी था, ये जो पावर था है ना, आर के ऊपर क्या था? पावर भी था। तो ये अगर पावर को भी आप फाइंड करना चाहो ना तो आप इस मेथड से इस पावर को भी फाइंड कर सकते हो। तो कहने का मतलब है इस मेथड से डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू आप किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशनशिप तो एस्टेब्लिश कर ही सकते हो, रिलेशनशिप तो फाइंड कर ही सकते हो, साथ ही साथ क्वांटिटी के ऊपर पावर क्या है उस पावर को भी आप फाइंड कर सकते हो। तो ये चीज़ क्लियर हुआ। नाउ कैसे हम ये सब चीज़ें करते हैं मैं आपको वो समझाने जा रहा हूँ। नाउ अगर आप अभी ना अपने टेक्स्ट बुक में देखो तो आपको कुछ सिंपल पेंडुलम का एग्जाम्पल देकर समझाया गया है, तो मैं वो एग्जाम्पल तो समझाऊंगा ही, बट डायरेक्टली उस एग्जाम्पल पे जाना सही नहीं लगता मुझे। ठीक है, सो मैं आपको ना पहले एक ऐसा एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आप फेमिलियर हैं। ठीक है, तो आपको इसका मतलब समझ में आएगा और फिर मैं आपको वो एग्जाम्पल समझाऊंगा। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग ना कोई एक क्या करते हैं, कोई ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को देखते हैं जिनके बीच का रिलेशन आपको पहले से ही पता है। सो उसके लिए मैं कंसिडर करता हूँ यहाँ पे तीन फिजिकल क्वांटिटी, एक है एनर्जी, दूसरा है मास और तीसरा है वेलोसिटी। एनर्जी, मास और वेलोसिटी, ये तीनों के तीनों एक फिजिकल क्वांटिटी है ना। अब इनके बीच में रिलेशन कैसा है ये आपको पता है। अगर मैं आपको बोलूँ ये तीनों के तीनों किस फॉर्मूले में आते हैं तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी फिलहाल उसको ई से मैं डिनोट कर रहा हूँ, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू ½ mv²। ये इनका क्या है? रिलेशन है। ये आपको क्या है? पहले से पता है, ये आपको पहले से पता है ना। काइनेटिक एनर्जी और मास वेलोसिटी स्क्वायर, इसके बीच में रिलेशन क्या है ये आपको पहले से क्या है? पता है। करेक्ट।
नाउ इस चीज़ को हम लोग क्या करने जा रहे हैं, फाइंड करने जा रहे हैं, ठीक है। चलो देखो, फिलहाल ना मैं ऐसा कंसिडर करता हूँ कि मुझे नहीं पता एनर्जी, मास और वेलोसिटी क्या कैसा रिलेशन है। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट, अब यहाँ पे क्या क्या फिजिकल क्वांटिटी में यूज़ करने जा रहा हूँ, एनर्जी और मास वेलोसिटी, ठीक है। सो जो एनर्जी है ना उसको मैं स्टार्टिंग में ऐसा कंसिडर करूँगा, ऐसा मान लूँगा, हो ना हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं स्टार्टिंग में यही एज्यूम करके चलूँगा कि जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा जिसके भी साथ हम इसका रिलेशन निकालना चाहते हैं। मास के साथ निकालना चाहते हैं तो मास के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। ये एनर्जी का रिलेशन हम वेलोसिटी के साथ निकालना चाहते हैं तो वेलोसिटी के साथ भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। फिलहाल ये एज्यूम करके चलेंगे, अगर कुछ और हुआ तो हम लोग बाद में देखेंगे उसको, बट फिलहाल स्टार्टिंग में आप यही एज्यूम करके चलोगे हर बार कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी है वो हमेशा एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, ठीक है। सो अब ये एम है, एम के ऊपर पावर क्या है, सपोज कर लेते हैं कि पावर ए है, अभी नहीं पता हमें क्या है, ठीक है। और ये वी के ऊपर पावर जो है वो क्या है, बी है, तो इसको देता हूँ मैं नंबर 1 और इसको देता हूँ मैं नंबर 2। क्लियर है। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या देखता हूँ मैं, ई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एम टू द पावर ए और वी टू द पावर बी के। अब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो यहाँ पे कांस्टेंट के से मैं क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ m टू द पावर a और v टू द पावर b, इसको दे दूंगा नंबर 3। इतना क्लियर है क्या, पक्का, कोई डाउट यहाँ तक नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे पता है ये e क्या है, ये e जो है ये काइनेटिक एनर्जी है, मुझे पता है ये m क्या है, m जो है वो मास है, ये v क्या है मुझे ये भी पता है, ये v क्या है, वेलोसिटी है, ठीक है। इन तीनों के बीच में रिलेशन फाइंड करना था ना, तो मैं इन तीनों का ना डायमेंशन लिख देता हूँ ना। डायमेंशन क्या है ये तो आपको पता है, तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा जरा सोचो, एनर्जी यानी कि काइनेटिक एनर्जी है ना। सो एनर्जी फॉर्मूला क्या होएगा, देखो एनर्जी का ना आप ऐसा यूनिट के थ्रू या यूनिट के थ्रू डायमेंशन नहीं निकाल सकते, बिकॉज इसका यूनिट क्या है, जूल है, जूल के थ्रू निकाल सकते हो क्या, नहीं निकाल सकते। सो फॉर्मूले के थ्रू निकालूंगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर है ना, ऊपर दिया हुआ है, तो हाफ का तो कोई डायमेंशन होता नहीं। मास का क्या होगा डायमेंशन, मास ही होगा, है ना, इंटू वेलोसिटी का क्या होगा, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड यानी कि लेंथ अपॉन टाइम, बट वेलोसिटी का स्क्वायर है तो इन सब का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या मिला, m इंटू एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। अगर आप इसे क्या करोगे, सॉल्व करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा L2 है, m1 है और t -2 है, ठीक है। सो यहाँ पे एनर्जी का आपको डायमेंशन क्या मिला, L2 m1 और t -2। क्लियर रहेगा यहाँ तक, पक्का, कोई डाउट नहीं। तो मैं एनर्जी के जगह पे उसका डायमेंशन लिख देता हूँ फटाक से, L2 क्या लिखूंगा मैं, L2 m1 और t -2। होप आपको समझ में आ रहा है सब, ठीक है। नाउ के यहाँ पे लिख दिया। नाउ ये मास है, मास का तो आपको समझ में आ रहा है, मास में तो सिर्फ L तो 0 होगा, हाँ मास है तो m1 और t भी क्या होगा आपका 0 होगा, मतलब पावर में a है, ठीक है। वेलोसिटी का क्या होता है, अब देखो याद हो गया रहेगा अब तक तो आपको, है ना। वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड यानी लेंथ अपॉन टाइम यानी कि L1 m0 t -1 है ना। सो L1 m0 और t -1 टू द पावर b रहने वाला, ठीक है, क्योंकि v के ऊपर क्या है, b का पावर है, ठीक है। नाउ अब इसे मैं ऐसे लिख देता हूँ, L टू द पावर m2 m टू द पावर 1 और t टू द पावर -2 इज इक्वल्स टू k। अब देखो ये a है ना, ये अंदर जाएगा, ये a जब अंदर जाएगा ना तो l के रेस टू में क्या आ जाएगा, 0 इंटू a 0, m के रेस टू में क्या आएगा 1 इंटू a और t के रेस टू में क्या हो जाएगा 0 इंटू a 0, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये b जब अंदर जाएगा तो l 1 b ज़ा b, m के रेस टू में 0 इंटू b 0 और t के रेस टू में क्या आएगा -b होएगा। सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, पक्का। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये L2 m1 और t -2 है, ध्यान से देखो, हाँ। सो क्या होने वाला है, आपको क्या करना है पता है, ये LMT के फॉर्म में है ना, तो इसको भी LMT के फॉर्म में लेके आना है। बट देखो यहाँ पे दो LMT, आपको सिंगल LMT के फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। सो अब देखो यहाँ भी L है, यहाँ भी L है, मैं क्या करूँगा, मैं इन दोनों को लिखता हूँ, ठीक है। आपको पता होगा जब कहीं पे a टू द पावर 2 इंटू a टू द पावर 3 होता है तो वो ऊपर वाला ऐड होकर a टू द पावर 5 हो जाता है। सेम वही चीज़ यहाँ पे होगा, ये L और ये L, तो क्या होगा एक बार और ऊपर वाला ऐड 0 + b डेट इज b। समझ में आ गया b कैसे लिखा, ओके। m टू द पावर क्या है a और इसके टू क्या है 0, तो a + 0 डेट इज a, है ना, समझ में आ गया आपको। नाउ t का देखते हैं, 0 + -b यानी कि -b ही होने वाला है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आ गया आपको, देखो आप सिंगल फॉर्म में लेके आ गए।
अब आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। क्या करना है आपको, कंपेयर। सो यहाँ पे मैं कंपेयर कर रहा हूँ, तो लिखता हूँ कंपेयरिंग, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे लिखूंगा कंपेयरिंग। तो कंपेयर करने के बाद आपको क्या मालूम पड़ा, कंपेयर करने के बाद आपको मालूम पड़ेगा ये एल और ये एल, इन दोनों को कंपेयर किया आपने, तो बी और ये एल के रेशियो में क्या है, पावर, एल का पावर क्या है 2 और ये एल का पावर क्या है बी, तो बी जो है वो किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। और ये एम को देखो, ये एम को देखो, ये एम के पावर में ए है, ये एम के पावर में 1 है, तो ए 1 के साथ कंपेयर हुआ तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो आपको ए की वैल्यू मिल गई, आपको बी की वैल्यू मिल गई। समझ में आ रहा है। नाउ इसी वैल्यू को आप क्या कर दोगे, इधर पुट कर दोगे। ठीक है, इधर जैसे ही आप पुट करोगे तो आपको क्या दिखेगा, 3 में आपको पुट करना है, इधर लिख देता हूँ फ्रॉम 3। सो ई इज इक्वल्स टू के एम, ए के जगह वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 रहने दो, और वी, बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 2 रहने दो। तो ई इज इक्वल्स टू क्या आया, के एम वी स्क्वायर। ना यहाँ पे के की वैल्यू जो है ना वो प्रैक्टिकली आप सॉल्व करके निकाल सकते हो, उसकी वैल्यू 0.5 आई है, डेट इज 1/2। सो एम वी स्क्वायर, इस तरह से आपने क्या निकाल लिया, इसका फॉर्मूला निकाल लिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप बात समझ रहे हो। सो आप क्या कर रहे हो, आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन फाइंड कर रहे हो। देख रहे हो आपने कैसे एनर्जी, मास और वेलोसिटी, इनके बीच में रिलेशन फाइंड कर लिया, कैसे, डायमेंशन का यूज करके। सो ये एक वन ऑफ द बेस्ट यूज है डायमेंशन का ना। ये तो मैंने खुद से बताया, जो आपको पहले से मालूम था, आपको पहले से एनर्जी का फॉर्मूला मालूम था, हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना। आपके टेक्स्ट बुक में जो दिया हुआ है ना सिंपल पेंडुलम के बारे में, मैं उसका भी आपको क्या करता हूँ, करके बताता हूँ। ठीक है, उसे कैसे किया जाता है, देखो ध्यान से। सो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि सिंपल पेंडुलम क्या होता है। ठीक है, सो नॉर्मली अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, एक यहाँ पे एक रिजिड सरफेस ले लूँ और वहाँ से एक स्ट्रिंग ले लूँ जिसका लेंथ कुछ भी होगा, उसका लेंथ मैं अज्यूम कर लेता हूँ, उसका लेंथ एल है। ठीक है, ये एल लेंथ का एक मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे रस्सी ले लिया, और रस्सी से मैं एक स्टोन को क्या करता हूँ, बांध देता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं ये स्टोन को इतना ऊपर लेके जाके यहाँ से मैं छोड़ूँ तो ये स्टोन ऐसे इधर जाएगा, फिर रिटर्न इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर रिटर्न जाएगा, है ना। हिप्नोटाइज करते हुए कैसे करते हैं, तुम देखते रहो अब तुम्हें नींद आ रही है, वैसा टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पेंडुलम ऐसे से मूव होता रहेगा, टू एंड फ्रो मोशन करेगा, आगे की तरफ जाएगा, फिर वहाँ से पीछे की तरफ आएगा, है ना। सो ये इसका मोशन चलता रहेगा। क्लियर है क्या। अब यहाँ पर कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटी जरा वो देखो। सबसे पहला तो इस स्ट्रिंग का लेंथ है। ठीक है, ओके, और क्या है, और यहाँ पे याद रखना, अब यहाँ से, हाँ, इस पॉइंट से अगर ये बॉल, ये स्टोन इधर जाकर रिटर्न इधर ही तक आएगा तो कुछ टाइम लेगा, उस टाइम को मैं कैपिटल टी बोलूँगा। ठीक है, यानी कि 1 ऑसिलेशन करने का टाइम टू कवर 1 ऑसिलेशन। ठीक है, एक ऑसिलेशन को कवर करने के लिए जो टाइम लगा। ठीक है, सो यहाँ से अगर ये स्टोन जाएगा फिर रिटर्न आएगा, तब तक जो टाइम लगा उसको मैं बोलूँगा टी। यहाँ पे लेंथ है स्ट्रिंग का, उसको मैं बोलूँगा एल। ठीक है, और ये जो स्टोन है, ये स्टोन के ऊपर कंटिन्यूस ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लगता रहेगा, तो जी। तो यहाँ पे आपके पास 3 क्वांटिटीज है। कितनी क्वांटिटी है, 3 क्वांटिटी। अब मैं इसे मिटा देता हूँ। अब यहाँ पे आपके पास 3 क्वांटिटी है, ये 3 क्वांटिटीज के बीच में आपको रिलेशन फाइंड करना है ना। फिलहाल मैं आपको एकदम नया समझता हूँ, आपको नहीं पता ये टाइम, लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, इसके बीच में रिलेशन क्या है। हाँ, तो अभी नहीं पता आपको, तो आप क्या करोगे, देखो आप इधर लेट करोगे, लेट, आप टी को डायरेक्टली प्रोपोर्शन समझोगे एल के। मैंने बोला था जब नहीं पता है तो स्टार्टिंग में डायरेक्टली प्रोपोर्शन ही एज्यूम करना है। ठीक है, टी को आप क्या करोगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शन समझोगे जी के, बाद में ये जो भी आएगा उसके हिसाब से। अच्छा, एल के पावर में कुछ भी हो सकता है नंबर, ए लिख देता हूँ, जी के पावर में कुछ भी हो सकता है नंबर, बी लिख देता हूँ। क्लियर रहेगा, ओके। इसको दे दिया नंबर 1, इसको दे दिया नंबर 2। देखिए सेम प्रोसेस एकदम। अब क्या करोगे, अब दोनों को कंबाइन करोगे। ठीक है, आप जैसे ही दोनों को कंबाइन करोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, आपको क्या दिखेगा, टी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एल टू द पावर ए के और जी टू द पावर बी के। अब क्या होगा, प्रोपोर्शन का साइन हटेगा, यहाँ पे कांस्टेंट लगेगा, एल टू द पावर ए और जी टू द पावर बी। इसको दोगे आप नंबर 3। क्लियर रहेगा यहाँ तक, कोई डाउट नहीं है, ग्रेट। नाउ अब इसको याद रखना। ठीक है, अब क्या करोगे आप, यहाँ पर ना इसका डायमेंशन लिख दो ना। टाइम का डायमेंशन क्या होता है, सर टाइम है वो, टाइम का डायमेंशन सिंपल है ना, एल 0 होगा, एम भी 0 होगा, टाइम है तो टी 1 होगा। ठीक है, अब के, अब यहाँ पे वो लेंथ दिख रहा है, लेंथ का क्या डायमेंशन, L1 होगा, बाकी सब 0 होगा। लेंथ है ना, तो L1 होगा, बाकी सब क्या होगा, 0 होगा। अब टू द पावर ए, जी का क्या होगा डायमेंशन, सोचो ना, जी का डायमेंशन, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो मीटर यानी कि लेंथ, टाइम का स्क्वायर, तो क्या होगा L1,
m तो है ही नहीं यहाँ पे, तो उसको 0 अज्यूम कर लो। और t है, t क्या होगा ऊपर जाके -2। तो यहाँ पे क्या आ रहा है g का L1 m0 और t -2 टू द पावर b। सिंपल है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, ठीक है। सो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ L0 m0 और t1, ठीक है। यहाँ पे k, अब देख रहे हो आप a जो है ये अंदर जाएगा, तो a देखो ये 1 है, ये 1 और ये a मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, a बन जाएगा। ये m0 0 इंटू a सर 0 होता है, t 0 इंटू सर ये भी 0 होता है ना, इजी लग रहा है एकदम। बस ये b अंदर जाएगा, तो ये देखो 1 है, 1 इंटू बी क्या होने वाला है, b होने वाला है। m 0 इंटू बी क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। नाउ t -2 इंटू बी -2b, क्लियर, -2b, क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ओके, अब मैं क्या कर लेता हूँ, इन दोनों को एक बना देता हूँ, इन दोनों को क्या कर देता हूँ, एक बना देता हूँ। सो ये L0 m0 ताकि कंपेयर करूँ ना फिर बाद में। सो ये के, अब इन दोनों को एक बनाना हो। देखो ये L, ये L के पावर में क्या है a, और ये L के पावर में क्या है b। तो यहाँ पे a जो है किसके इक्वल आ रहा है, b के इक्वल आ रहा है ना। सो L ऊपर का प्लस हो गया, ठीक है। नाउ m की बात करते हैं, 0 0, इसको तो क्या बोलूँ मैं, 0 ही रहने वाला है, 0 + 0, ठीक है। अब t की बात करते हैं, तो देखो 0 प्लस -2b हो जाएगा, है ना। ऊपर का देखो ऐड हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये देखो एक बार हो रहा है, ठीक है। अब इसे अच्छे से लिख दो जरा, L0 m0 और t1 इज इक्वल्स टू k। अब देखो L रेज टू a + b, m रेज टू 0 और t रेज टू क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे -2b आने वाला है, क्या आने वाला है, -2b, क्लियर है। अब देखो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, तो कंपेयर करते हैं। तो बाय कंपेयरिंग क्या मालूम पड़ा, कंपेयरिंग आपको मालूम पड़ा, ये L को कंपेयर किया तो इसके पावर में 0 है और इसके पावर में a + b है, तो a + b जो है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। और m से क्या मालूम पड़ा, सर m तो 0 0, इसको तो फर्क ही नहीं कुछ, है ना। टाइम से क्या पता चला, टाइम से ये पता चला ये टाइम के ऊपर -2b है, ये टाइम के ऊपर 1 है, तो -2b जो है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। ये चीज़ आपको पता चला, बहुत अच्छी बात है। ना देखो, हाँ a + b इज इक्वल 0 और एक मालूम पड़ा -2 इज इक्वल टू 1, है ना। तो देखो ये a है, ठीक है, ये प्लस है, उधर जाके क्या आ जाएगा -b। तो एक ये मालूम पड़ गया कि a जो है वो -b के इक्वल है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, देखो सिंपल चीज़ है। हाँ, अब यहाँ पे देखो क्या होगा, ये b है, मुझे b की वैल्यू चाहिए, तो क्या होगा, ये b वहाँ जाके -1/2 हो जाएगा, करेक्ट। तो b की वैल्यू क्या है, -1/2, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो ना, b की वैल्यू क्या है, -1/2, तो इसकी जगह -1/2, तो a की वैल्यू -1 + 1/2। ओके, सो a की वैल्यू आ गई आपके सामने a/2, सॉरी 1/2, और b की वैल्यू आ गई -1/2। नाउ इसको पुट करो 3 में, इसको जरा मैं मिटा देता हूँ। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आएगी वैल्यू, 3 में पुट करने के बाद लिख देता हूँ यहाँ पे फ्रॉम 3, ध्यान से देखो, 3 में पुट करूँगा तो t इज इक्वल टू क्या होगा, k, l का रेज टू में क्या है, l के रेज टू में 1/2 है, 1/2, l का पावर 1/2, और g का पावर क्या है, -1/2, -1/2, ठीक है। ना देखो यहाँ पे k, ये देखो 1/2 है ना। सो l 1/2, अब देखो ये -1/2 है, तो नीचे आके क्या हो जाएगा, +1/2 हो जाएगा, ग्रेट, है ना। -1/2 है, नीचे आके क्या हो गया, +1/2 हो गया। आपको पता है कि 1/2 का मतलब होता है √l, है ना। और उसी तरह g 1/2 है, तो इसका मतलब √g, ठीक है। तो इसको आप एक साथ कैसे लिख सकते हो, k द होल √l/g। तो ये कुछ आपने क्या कर दिया, फॉर्मूला डिराइव कर लिया, क्या कर दिया आपने, फॉर्मूला डिराइव कर दिया। देखो रिलेशन फाइंड कर दिया आपने, √ तक इधर पे क्या कर दिया, डिराइव कर दिया। क्लियर रहेगा क्या। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, डायमेंशन का यूज करके आप कोई भी अननोन फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में क्या कर सकते हो, रिलेशन फाइंड कर सकते हो। हाँ, एक चीज़ है, वो फिजिकल क्वांटिटी रिलेट होना चाहिए, ठीक है। ऐसी किसी को भी किसके भी साथ मत करो, फिजिकल क्वांटिटी रिलेटेड होना चाहिए। रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हो, कैसे, डायमेंशन का यूज करके। तो ये था सेकेंड यूज। नाउ अब हम क्या करते हैं, थर्ड यूज की तरफ जाते हैं। तो अभी हम लोग थर्ड यूज देखने जा रहे हैं डायमेंशन का, दैट इज टू फाइंड कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन यूनिट्स ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी इनटू डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। नाउ जब मैं आपको ऐसा बोलूँ कि सेम फिजिकल क्वांटिटी इनटू डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो इसका मतलब क्या है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर लेंथ ले लूँ, क्या ले लिया मैंने, लेंथ। ना ये जो लेंथ है, ये लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, सब लोग बोलेंगे यस सर ये लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि इस लेंथ के यूनिट्स कितने,
तो आप ऐसा नहीं बोलोगे कि इस लेंथ का सिर्फ एक ही यूनिट होता है, नहीं, लेंथ के बहुत सारे यूनिट्स हैं। जैसे कि लेंथ का एक यूनिट सेंटीमीटर भी है, लेंथ का एक यूनिट मीटर भी है, उसी तरह लेंथ का एक यूनिट फीट भी है ना। तो और भी बहुत सारे, बट लेंथ के बहुत सारे यूनिट्स हो सकते हैं। तो इनमें से कोई भी दो यूनिट्स के बीच में अगर आपको कन्वर्जन फैक्टर फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, कन्वर्जन फैक्टर फाइंड करना है, तो आप डायमेंशन का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अभी लेंथ का तो चलो मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया, आपको पता ही होगा कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। लेंथ का तो कन्वर्जन फैक्टर आपको पता होगा, बट और भी बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज होंगे ना जिनका शायद कन्वर्जन फैक्टर आपको ना पता हो। जैसे मैं फोर्स का बोलूँ तो आपको पता है, नहीं पता होगा शायद, कुछ लोग को पता भी होगा, 10⁵ होता है। अच्छा, उससे याद आया मुझे, 100 को ना आप ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। ये 1 मीटर इज इक्वल टू 100 की जगह आप 10⁻² भी बोल सकते हो, ठीक है, क्लियर रहेगा। 10⁻² सेंटीमीटर, 10⁻² क्यों बोला, बिकॉज देखो ना 2 जीरो ना, तो आप इसको 10⁻² भी बोल सकते हो। 10th में आपने शायद पढ़ा भी होगा, ठीक है। सो 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर, ये कन्वर्जन फैक्टर है। उसी तरह अगर मैं फोर्स की बात करूँ तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डायन होता है, ठीक है। उसी तरह अगर मैं एनर्जी की बात करूँ तो 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग होता है, समझ में आया। तो देखो ये क्या है, ये लेंथ है, लेंथ के दो फिजिकल को दो क्या है यूनिट्स है, मीटर और सेंटीमीटर, इनके बीच में कन्वर्जन फैक्टर 10⁻² होता है, ये आप फाइंड कर सकते हो इसके थ्रू, डायमेंशन के थ्रू। फोर्स की अगर बात करूँ तो एक फिजिकल क्वांटिटी जिसके दो यूनिट्स न्यूटन और डायन, इनके बीच में कन्वर्जन फैक्टर आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अभी एनर्जी की बात करो तो एनर्जी के देखो दो यूनिट्स है, जूल और सीजीएस यूनिट है अर्ग, इन दोनों के बीच में आप क्या कर सकते हो, कन्वर्जन फैक्टर फाइंड कर सकते हो, ठीक है। सो ये यूज होते हैं इसका। नाउ आप सोचते रहोगे कि सर कैसे फाइंड कर सकते हैं हम, तो अब मैं आपको वो करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जांपल मैं एनर्जी का लेता हूँ, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमको अभी नहीं पता कि एनर्जी का कन्वर्जन फैक्टर क्या है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ, लेट 1 जूल इज इक्वल्स टू एक्स अर्ग। क्या बोल दिया मैंने, 1 जूल इज इक्वल्स टू एक्स अर्ग, मतलब एक जूल जो है वो कोई भी एक्स अर्ग के इक्वल। अभी एक्स की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखो। सो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ये जूल है ना, ये अर्ग है ना, ये दोनों के दोनों किसके यूनिट्स हैं, एनर्जी के यूनिट्स हैं, तो दोनों का डायमेंशन तो सेम होगा। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों का डायमेंशन लिख देता हूँ। एनर्जी का डायमेंशन पता होगा आपको क्या होता है, याद करो, एनर्जी है ½ mv², लास्ट टाइम निकाला ना, ½ mv², मास v² यानी कि L²/T², तो क्या आया L2m1T-2, याद आया। तो याद रखना जो एनर्जी है उसका डायमेंशन होता है L2m1T-2, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स। अर्ज क्या है, अर्ग क्या है, ये भी एनर्जी का ही यूनिट है ना, तो इसका भी डायमेंशन सेम ही होगा, एनर्जी वाला ही, L2m1T-2। तो इन दोनों को हम ना अलग अलग दिखाने के लिए, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इनके बेस में कुछ नंबर देते हैं, 1 1 और इधर पे 2 2 2। तो याद रखना जिसके बेस में 1 है ना वो क्या है, ऐसा यूनिट वाले ऐसा यूनिट में है, और जिसके बेस में 2 है ना वो क्या है, सीजीएस यूनिट में, ठीक है। तो ये x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप देखो L1m1T1, पावर लिख दो 2 1 और -2, ठीक है, अपॉन में यहाँ पे भी L2m2T2, ठीक है, पावर में 2 1 और -2, क्लियर रहेगा, ओके। नाउ ये x इज इक्वल्स टू, अब मैं क्या करता हूँ ना, मैं ये L को सबको अलग अलग कर देता हूँ, तो क्या होगा L1⁻2 अपॉन L2⁻2, ठीक है। ये m वाले को भी अलग कर दो, m1/m2, पावर है 1 1, ठीक है ना। उसी तरह ये t वाले को भी अलग कर दो, T1/T2, इसके पावर में -2, इसके पावर में -2, अलग कर दिया, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, होल पावर लिख देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे L1/L2 द होल पावर 2 है ना, इस पे भी 2 था, इस पे भी 2 था, द होल पावर क्या हो गया, 2 हो गया। उसी तरह m1/m2, आप बोलो क्या होगा, यस करेक्ट, इसके पावर में 1 आ जाएगा। ये टाइम का बताओ, T1/T2, बोलो करेक्ट, -2 आ जाएगा, है ना, ओके। सो यहाँ तक तो चलो बहुत क्लियर था, इजीली आ रहा है ना। अब आगे देखते क्या करना है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर x है, ठीक है।
अब देखो ये जो ऊपर वाला है ना L1, ये क्या है, SI यूनिट। हमने पहली बात किया था L1 जिसके बेस में 1 रहेगा वो क्या है, SI यूनिट वाला है ना। और जिसके बेस में 2 रहेगा वो क्या है, CGS यूनिट वाला है। तो ये जो L1 है ये SI यूनिट में लेंथ है और जो L2 है वो CGS यूनिट में लेंथ है। तो एक काम कर दो ना, ये कन्फ्यूजन क्या यहाँ पे रखो, एक काम करो सबको लिख देता हूँ मैं, ठीक है। कौन SI वाला है उसको SI में लिख देता हूँ और जो CGS वाला है उसे CGS में लिख देता हूँ, ठीक है। सो क्या होगा यहाँ पे जो ऊपर वाला L1 है वो मीटर है ना, ऐसा यूनिट क्या होता है, लेंथ का मीटर होता है, सो वो मीटर में है, ठीक है। अपॉन में ये L2 क्या है, CGS यूनिट में, यानी कि वो सेंटीमीटर में रहने वाला है, ठीक है। ये अपॉन में द होल टू द पावर 2। उसी तरह मास देखो, ऊपर वाला ऐसा यूनिट में रहेगा, kg में रहेगा, और नीचे वाला ग्राम में रहेगा, है ना, द होल पावर 1। उसी तरह टाइम वाला देखो, ऊपर वाला भी क्या है, सेकंड में रहने वाला है, नीचे वाला भी क्या है, सेकंड में रहने वाला है, क्योंकि टाइम का ऐसा यूनिट और CGS यूनिट दोनों क्या होता है, टाइम ही होता है, सॉरी सेकंड ही होता है, ठीक है। नाउ यहाँ तक क्लियर है, पक्का, ओके। नाउ इधर देखो आप, नाउ ये मीटर है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बोलूँ या सिर्फ मीटर बोलूँ, कितना होता है, 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो ये मैं मीटर के जगह पे 100 सेंटीमीटर लिख देता हूँ, अपॉन में सेंटीमीटर द होल स्क्वायर, ओके। नाउ इस तरह kg है तो उसको मैं 1000 ग्राम अपॉन ग्राम बोल सकता हूँ, समझ गए, बहुत अच्छा है, ठीक है ना। ये देखो ये सेकंड है तो सेकंड ही रहने वाला है ना, उसके साथ तो कुछ नहीं हो सकता, क्लियर है। अब देखो अब यहाँ पे कैंसिलेशन होगा, सो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल कर सकते हो, ये ग्राम से ये ग्राम कैंसिल कर सकते हो, ये सेकंड से सेकंड कैंसिल कर सकते हो, तो क्या बचा, सो यहाँ पे ये x इज इक्वल्स टू, आप देख सकते हैं ये 100 है, यहाँ पे ये 100 बचा है, और ये टू द पावर 2, यहाँ पे आप देख सकते हो 1000 है, ये 1000 बचा है टू द पावर 1, और ये तो 1 बचा है ना, 1 टू द पावर माइनस कुछ भी हो जाएगा, क्या होने वाला है, कुछ मतलब नहीं है उसका, है ना। तो उसको मैं साइड में कर देता हूँ, x इज इक्वल्स टू, ये देखो 100 है ना, 100 है, ये 100 को मैं क्या कर सकता हूँ, 10 टू द पावर 2 बोल सकता हूँ, है ना, द होल पावर 2, और ये 1000 है, उसी तरह 1000 को मैं 10 टू द पावर 3 बोल सकता हूँ, 1। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 2 2 जा 4, यहाँ पे 10, 3 1 जा 3। नाउ x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर का ऐड हो जाएगा, 4 + 3 दैट इज 7। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई, ठीक है। इसको आप यहाँ पे ये 1 में पुट कर दो तो क्या मिलेगा आपको, 1 जूल इज इक्वल्स टू x की जगह पे 10 टू द पावर 7 अर्ग, ठीक है। सो देखो इस तरह से हमने क्या कर दिया, कन्वर्जन फाइंड कर दिया। सो डायमेंशन के थ्रू हम लोग इस तरह से कन्वर्जन फाइंड करते, ठीक है। एक बार मैं वापस आपको सब समराइज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाए, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, हमने देखा था कि आप कोई भी फिजिकल इक्वेशन के करेक्टनेस को चेक कर सकते हो, ठीक है। फिजिकल इक्वेशन क्या होता है, कोई भी फॉर्मूले को आप फिजिकल इक्वेशन बोलोगे, करेक्ट। अब उसे चेक करने के लिए आपके पास एक प्रिंसिपल है, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। नाउ व्हाट प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सेज, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सेज कि अगर आपके पास कोई भी फिजिकल इक्वेशन है उसके जो डिफरेंट टर्म्स होंगे उसके डायमेंशन सेम होने चाहिए। तो अगर आपके पास कोई भी फिजिकल इक्वेशन है और उसके अंदर डिफरेंट टर्म्स है तो डिफरेंट टर्म्स के डायमेंशन सेम होनी चाहिए, और अगर ऐसा हो गया तो वो फिजिकल इक्वेशन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को सेटिस्फाई करेगा। और जो इक्वेशन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को सेटिस्फाई करता है वो हमेशा करेक्ट होता है। तो यहाँ पे मैंने देखो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का एग्जाम्पल देके आपको बताया था। सेकेंड यूज था इसका कि आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन फाइंड कर सकते हो। रिलेशन इन द सेंस, मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है या इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, आप ये फाइंड कर सकते हो, और उसके पावर में क्या नंबर रहने वाला है आप ये भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। सो मैंने इस जगह पे आपको एग्जाम्पल दिया था दो मैंने काइनेटिक एनर्जी का ये बताया था, और आपको ये सिंपल पेंडुलम के फॉर्मूले को भी डिराइव करके बताया मैंने, ठीक है। फिर तीसरा यूज हमने देखा कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के जो दो डिफरेंट यूनिट्स होंगे, कहने का मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के जो दो डिफरेंट सिस्टम होंगे, यूनिट्स होंगे, उन यूनिट्स के बीच में कन्वर्जन फैक्टर भी आप क्या कर सकते हो, डायमेंशन के थ्रू निकाल सकते हो। तो ये कुछ 3 यूजेस होते हैं डायमेंशन के। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और उस वीडियो में हम बात करेंगे एरर्स के बारे में, ठीक है।